हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। आज 15 फरवरी है और दिन है शनिवार का। क्या कुछ रहे कागज़ नगर के कुछ खास समाचार, आइए देखते हैं फटाफट से। आज खबर बताने के लिए मैं आपका दोस्त कौशिक और मेरे साथी निशा और पापिया, हम तीनों आ गए हैं। हम तीनों आपको आज कागज़ नगर के न्यूज़ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वेदर अपडेट से। मौसम में आज तापमान थोड़ा सा बढ़ गया है। आज 34.5 डिग्री टेम्परेचर दिन के समय में रहा, वहीं शाम के समय में आज 17.5 डिग्री रहने का अनुमान है। तो आज थोड़ी सी ठंडी जो है रात के 10 बजे के बाद कागज़ नगर में बढ़ने वाली है, तो उसके हिसाब से तैयारियां करके चलें। अब आइए दोस्तों, नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीसीआई खरीदी केंद्र पर भीड़, कांग्रेस के नेताओं ने किया अपमान, कहा कोनप्पा ने। शादी के मुहूर्त निकले, गंगापुर यात्रा में 44 लाख का दान। एसीबी का ऑफिस अब मंचिरियाल में, बीड़ी पत्ता टेंडर में हो रही देरी। एमएलसी चुनाव प्रचार जोरों पर, तोड़ा गया सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। पेट्रोल पंप पर नाला कब्जा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। సిర్పూర్ నియోజకవర్గ రైతాంగానికి నమస్కారం. కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిసిఐ ఆధ్వర్యంలో పత్తి కొనుగోలు తుది దశకు వచ్చిన సందర్భంగా గత వారం రోజుల్లో సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లం, సర్వర్ డౌన్ ఉండడంతో ఆ ఆధార్ సీడింగ్ కాకపోవడంతో చాలా మంది రైతులు ఈ జిన్నింగ్ మిల్ల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు. నేను సిసిఐ అధికారులతో మాట్లాడడం జరిగింది. త్వరలోనే ఈ సమస్య పరిష్కారం కనుగొంటాం. ఎందుకంటే ఇది సాఫ్ట్వేర్ సమస్య, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సమస్య. ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా మీరు మహారాష్ట్రకు కానీ దళారులకు కానీ తెగనమ్ముకోవాల్సిన అవసరం లేదు. పత్తిని తప్పకుండా మీరు సిసిఐ ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారో జిన్నింగ్ మిల్లులో, అక్కడ మాత్రమే అమ్ముకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఒక్క 2-3 రోజుల్లోనే ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొని తప్పకుండా సిసిఐ అధికారులను పురమాయించి మీకు ఉపశమనం కలిగిస్తాం. రైతులు ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. తప్పకుండా మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई को अपना कपास बेचने के लिए ये लाइन लगी हुई है। दरअसल सीसीआई कागज नगर के कुछ जिनिंग मिलों को खुद किराए पर लेती है और वहां किसान से डायरेक्ट कपास खरीदती है। कपास खरीदी के समय सीसीआई वाले किसानों का आधार कार्ड नंबर मांगते हैं, फिर अंगूठा लगवाकर आधार की वेबसाइट से किसान की सारी जानकारी डाउनलोड कर लेते हैं। फिलहाल आधार कार्ड से किसान की जानकारी डाउनलोड नहीं हो रही है, सर्वर डाउन है। ऐसे में सीसीआई ने एक प्रेस नोट द्वारा जानकारी दी है कि फिलहाल कपास खरीदी बंद की जा रही है। किसान दूसरे किसी जिनिंग मिल में जाकर अपना कपास बेचे, यहाँ मत आए। अब किसान को सबसे ज़्यादा पैसा सीसीआई से ही मिलता है। प्राइवेट जिनिंग वाले इतना पैसा नहीं देते, इसलिए किसान जल्द ही आधार कार्ड का सर्वर ठीक हो जाने की उम्मीद लेकर लाइन लगाकर जस के तस खड़े हैं। మాకు పౌరుషం ఉన్నది, మాకు సత్తా ఉన్నది, మేము ప్రజల్లో ఉన్నాం. రేపు ఎన్నికలు వస్తే ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తాం. మీ అందరి దయ ఉంటే అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నా. మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఇస్తే ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తాం. ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే నాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చారో, నాకు దుర్గం లక్ష్మణ్జీ, యాదవ్జీ గుండాపేటలో పోతే నాకు ఏదైతే ఆశీర్వాదం ఇచ్చిందో ఆ ఆశీర్వాదాన్ని ఇప్పుడు చెప్తున్నా. 2004 సంవత్సరంలో తిరిగినప్పుడు నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇవ్వలేదు, కానీ ఆనాడు నాకేం చెప్పిందో, కాకా నువ్వు పోటీ చేయి, మేమంతా మేము వెనుక ఉన్నామంటే ఇండిపెండెంట్ గా మనం తయారైన రోజున తెల్లబుడ్డ పట్టుకొని ఇండిపెండెంట్ గా తయారైతే రాత్రి 12 గంటల రాత్రి పిలిచి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మన బీఫామ్ ఇచ్చింది. ఇంత దొంగ కంపెనీ ఇది. దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు? सीसीआई के मामले में एमएलए हरीश बाबू के बाद आपने सुना एक्स एमएलए कोनेरू कोनप्पा की ये बात। दरअसल दोस्तों, हमने आपको कुछ दिनों पहले ही खबरों में बताया था कि कांग्रेस पार्टी में लगातार कोनेरू कोनप्पा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में कोनप्पा अपने कैडर के बीच में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने सभी को धैर्य देते हुए कहा है कि भैया डरो मत, ज़रूरत पड़े तो अपन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। दरअसल आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कुछ ही महीनों के अंदर में जो है एमपीटीसी, जेडपीटीसी और ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में सभी को तैयार करना, कैंडिडेट्स को तैयार करना और उसके बाद में जो है इलेक्शन में जीतने की कोशिश करना, यही लक्ष्य जो है अभी कोनेरू कोनप्पा का भी रहेगा।
दरअसल ये जंगली इलाकों का मुख्य कमाई का स्रोत है। गांव वाले जंगल में जाकर बीड़ी का पत्ता तोड़ते हैं, फिर ये जमा करके देते हैं ठेकेदार को। ठेकेदार बैठा रहता है कि सरकारी टेंडर के इंतजार में। साल में लगभग जनवरी के अंत और फरवरी के सीजन में ये टेंडर चालू हो जाता है, क्योंकि यही पतझड़ के मौसम में बीड़ी के अच्छे कड़क पत्ते मिलते हैं। लेकिन इस साल अभी तक ये टेंडर आया नहीं। ठेकेदार इंतजार में है, पत्ता तोड़ने वाले पत्ते तोड़कर बैठे हुए हैं। टेंडर खुलेगा तब जाकर सभी के जेबों में पैसा आएगा। इस हो रही देरी से सभी परेशान हैं। सभी जल्द से जल्द टेंडर खोलने की मांग कर रहे हैं। शादियों का मुहूर्त निकल गया है। फरवरी महीने में तो शादी करने के लिए ढेर सारी तारीखें निकली है। फरवरी महीने में 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 और 25 तारीखों को शादियों की तारीखें निकली है। वहीं मार्च में भी 1, 2, 6, 7 और 12 को तारीख निकली है। अप्रैल में भी ढेर सारी तारीखें निकली है। अप्रैल में 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 29 और 30 तारीख को दिन निकला है। मई में 1, 5, 6, 8, 17, 18 को शादियों का दिन है। जून में 1, 2, 4 और 7 तारीख को शादियां होगी, जिसके बाद ये सीजन खत्म हो जाएगा। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे तेलंगाना में गर्मी के मौसम में ताबड़तोड़ शादियां होती है। इस सीजन में गर्मी भी बढ़ती है और साथ ही बढ़ता है सोने का भाव। जी हाँ दोस्तों, 11 फरवरी का डेटा निकाल कर देखा जाए तो 2023 में इस दिन सोने का भाव 56,800 रुपये प्रति तोला था। 2024 में ये भाव बढ़कर 64,500 हो गया। इस साल सोना नई बुलंदी पर है। इस साल सोने ने 89,200 रुपये प्रति तोले का भाव पकड़ लिया है। अब शादी मतलब गहने और गहना मतलब सोना। आगामी 5 महीनों में क्या सोना और महंगा हो जाएगा या थोड़ी नरमी दिखाते हुए थोड़ा सा सस्ता होगा? देखते हैं भविष्य में क्या होगा। क्या होने वाला है इसका तो पता नहीं, लेकिन जो हो गया है उसके बारे में तो जानकारी सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, गंगापुर की यात्रा हमारे ज़िले की वन ऑफ द बिगेस्ट बड़ी यात्राओं में से एक कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हज़ार लोग जो हैं वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। अब इस यात्रा ख़त्म होने के बाद में यहाँ आज आ पहुँचे देवदाय शाखा के अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, जब भी कोई यात्रा बड़ी वाली कंप्लीट होती है तो वहाँ पे मंदिर के अंदर में देवदाय शाखा के अधिकारी पहुंच जाते हैं और वहां पे खोली जाती है हुंडी खोल दी गई है और करीब 44,07,000 रुपए का वहां से कलेक्शन प्राप्त हुआ है। अब इसमें से कुछ पैसे जो है गंगापुर मंदिर के ट्रस्ट को रखने के लिए दिए जाएंगे और बाकी के पैसे सरकार ले जाएगी, देवदाय शाखा वाले ले जाएंगे और उसको जो है बाद में कहीं पे यूज़ किया जाएगा, धूपम दीपम नैवेद्यम टाइप के किसी एक प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। एमएलसी नॉमिनेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है। सारे कैंडिडेट अपने अपने कागज जमा कर चुके हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है। ग्रेजुएट चुनाव में कुल 87 कैंडिडेट है, वहीं टीचर चुनाव में 17 उम्मीदवार हैं। ये नॉमिनेशन भरने की प्रक्रिया करीमनगर के कलेक्टर ऑफिस में की गई। मुख्य रूप से ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ऑल फोर्स कॉलेज के मालिक नरेंद्र रेड्डी ने ग्रेजुएट चुनाव में कमान संभाली है। पर्चे में नरेंद्र ने खुद की संपत्ति 45.5 करोड़ रुपए बताई है। टीचर चुनाव में कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। आदिलाबाद की महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रही आशम्मा ने कांग्रेस के रिबल कैंडिडेट के रूप में पर्चा भरा है। बीएसपी की टिकट भी बीआरएस पार्टी के नेता प्रसन्ना हरिकृष्णन ने पर्चा भरा है। उसके साथ ही बीआरएस के नेता और प्राइवेट स्कूल मालिक संघ ट्रस्मा के अध्यक्ष शेखर राव दिखाई दिए। हरिकृष्ण ने खुद की संपत्ति 3.25 करोड़ बताई है। पीआरटीयू और एसटीयू नामक कम्युनिस्ट टीचर्स यूनियन ने सिटिंग एमएलसी रघुत्तम रेड्डी को फिर से नॉमिनेट किए हैं। इनको कांग्रेस पार्टी का साइलेंट सपोर्ट है। बीजेपी ने अंजी रेड्डी को ग्रेजुएट चुनाव में उतारा है। अंजी रेड्डी की संपत्ति कुल 1.45 अरब रुपए बताई गई है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा अमीर कैंडिडेट अंजी रेड्डी ही है। तमिलनाडु से संबंध रखने वाले चिन्नामाइल अंजी रेड्डी की पत्नी गोदावरी अंजी रेड्डी बीजेपी संगारेड्डी जिले की अध्यक्ष है। वहीं टीचर्स कैटेगरी में बीजेपी की टिकट पर आरएसएस की टीचर्स विंग तपस यानी तेलंगाना आदर्श पाठशाला उपाध्यक्ष संगम की ओर से मलका कोमरैया मैदान में उतरे हैं।
पर्चे में भरे जानकारी के हिसाब से कोमरैया कुल 63 करोड़ रुपए की मालिक है। एमएलसी बोले तो करोड़पतियों का चुनाव है। सुनने में आ रहा है कि एक एक वोट की कीमत 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की है। रिश्वत लेकर पकड़े गए आरोपी आपको याद ही होंगे। इन भ्रष्ट सरकारी बाबुओं को पकड़ने का काम करती है एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी। इतने सालों तक आदिलाबाद हमारा जिला हेडक्वार्टर था और स्टेट फाइनेंस कमीशन के बिल्डिंग में ही एसीबी का ऑफिस आदिलाबाद में था। मगर एसीबी ने पाया कि आदिलाबाद जिले में भ्रष्टाचार की घटनाएं कम हो गई है। निर्मल, मंचिरियाल और हमारे जिले में रिश्वतखोर बढ़ गए हैं। बार बार इतनी दूर से यहां आना उनको नहीं जम रहा था, इसलिए एसीबी वाले अब मंचिरियाल आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एसीबी वाले अभी आदिलाबाद से मंचिरियाल शिफ्ट हो रहे हैं। साक्षी पेपर में छपे ताज़ा आर्टिकल के अनुसार एसीबी अपना ऑफिस मंचिरियाल के सिंगरेनी क्वार्टर्स में सेटअप करेगी। यहां से आसिफाबाद और निर्मल जाना भी आसान है। 14 फरवरी के दिन एंटी करप्शन ब्यूरो अपने नए ऑफिस का उद्घाटन करेगी। हम कागजनगर वाले जाते तो हैदराबाद हैं, लेकिन उतरते सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर है। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद शहर के बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेशनों में से एक है अपना सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। आज़ादी के पहले ही निज़ाम शाही के समय में अंग्रेज़ों ने इस स्टेशन को बना दिया था, लेकिन देश की मुख्य धारा से ये 1952 में जुड़ा और 1952 के समय में ही हैदराबाद शहर में सिकंदराबाद स्टेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह बनकर तैयार हुई। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये भी 1952 में ही तैयार किया गया था। खैर, खबर यह है कि इस बिल्डिंग में तोड़-फोड़ शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन चालू हो गया है। पुरानी इमारत को पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। अभी यहाँ पे एयरपोर्ट सरीखा जो है एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने का काम शुरू होने वाला है। आप लोग को याद ही होगा, कुछ दिनों पहले चरलापल्ली का रेलवे स्टेशन बन के तैयार हो गया था। अभी अगर यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सिकंदराबाद के ऊपर लोड कम किया जाएगा और चल्लापल्ली रेलवे स्टेशन पर जो है ज़्यादातर ट्रेनों को रोक दिया जाएगा। तो देखेंगे क्या होता है, क्या हमारे कागजनगर के तमाम ट्रेनों को सिकंदराबाद जाने दिया जाएगा या नहीं। कुछ भी अपडेट रहेगी तो हम आपको न्यूज़ में ज़रूर बताएंगे। वैसे दोस्तों, आज दोपहर को हमने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को बताई थी कि पेट्रोल पंप इलाके में जो मुख्य रूप से आप देखते हो एक नाला बहता है, वहाँ पे कब्जे को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है। स्थानीय लोग और सीपीआईएम पार्टी के नेता यहाँ पे नाले को जो कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा खोले हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से कागजनगर म्युनिसिपल के अधिकारियों को बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी वालों ने जो इलीगल यहाँ पे मट्टी भर के एक्स्ट्रा प्लॉट बनाया गया है उसको मंजूरी दी है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं और जो लोग कब्जा कर रहे हैं उन लोगों के साथ में मिल करके उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो इसको लेकर के एक वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दी है हमारे चैनल पर, तेलुगु में है वो वीडियो। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खोलिए, सबसे पहली वाली जो कमेंट आपको मिलेगी पिन करके रखी हुई वो उसी वीडियो की है। तो आज के न्यूज़ में इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए मुझे, मेरे साथी पापिया और निशा को। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।